हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएल जेई। देखिए, अभी भी रिसेंटली यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका रिस्पांस ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट भी किया था इस सेशन के लिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सेशन की जल्दी से जल्दी शुरुआत करें ताकि एग्जाम तक आपके काफ़ी सारे सेशंस में आपके मल्टीपल क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। और जस्ट लाइक हमने जैसे पीजीसीएल के लिए अभी रिसेंटली मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की थी, उसी तरीके से हम लोग यूपीपीसीएल जेई के लिए चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ से ये सुपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूँ, एसएससी में जो हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज प्लस सेशन स्पेशल सेशन लिए थे, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहे। उसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दूँ। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, उसके लिए बने रहिएगा। देखिए, हमारा फर्स्ट सेशन है जूनियर इंजीनियर का, इसके लिए। और आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूँ यूपीपीसीएल जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, आपको 4 टॉपिक्स में से सबसे पहले तो 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, और 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। अगर गलत करके है तो -2.5 आपका ये डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है आपका 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पे 150 मार्क क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 150 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की अगर बात आती है तो हमने इसके सेशन भी आपके लिए प्रिपेयर करने शुरू कर दिया। ठीक है, आपको 1 से 2 दिनों के अंदर जल्द ही आपको हमारे चैनल कोचिफाई पे, ठीक है, ये आपको इसके सेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेशन को डेफिनेटली जस्ट लाइक हम लोग सुपर एमसीक्यू के इस टेक्निकल के सेशन को शुरू करते हैं, उसी तरीके से आपको उस सेशन को ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है 20 में से आप 20 उसको स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में, सो दैट आपके 20 मार्क्स कवर हो सके। और जनरल अवेयरनेस के भी हम लोग यहाँ पे आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपके कॉम्प्रहेंसिव अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, 20 जनरल अवेयरनेस के, 20 रीजनिंग के एंड 10 क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी, ऐसे मिला के 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। ये है हमारा यूपीपीसीएल जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए, मैं जो अभी नोटिफिकेशन है यूपीपीसीएल जेई का, उसमें से आपको एक स्क्रीनशॉट में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम लिखा है, टेस्ट शैल बी ऑफ 3 आवर्स। ये देखिए 200 क्वेश्चन रहेंगे, सेम यहाँ पे लिखा है 20 क्वेश्चन जीए पे, रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी पे वगैरह। यहाँ पे ईच करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क, और अगर नेगेटिव होता है तो 0.25। यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन करने वाली बात है कि यहाँ पे आप देखिएगा, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन लेस देन 30% मार्क विल बी रिजेक्टेड। तो ध्यान में रखिएगा 30% मार्क तो आपको ओवरऑल मिला के हुए लाने ही लाने। ठीक है, इसकी बियॉन्ड ही आपका जो कैंडिडेचर है वो आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर उसके बिलो आते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी रिजेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, बट आप उसकी चिंता ना करें। आप अगर सेशंस आपको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप उससे काफ़ी अच्छे से और इनफैक्ट आप क्लियरली सिलेक्शन ले पाओगे यूपीपीसीएल जेई में। ठीक है, हम लोग काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। ठीक है, बेसिक से चलते हैं आज के टॉपिक से हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से, और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूँ, मैं आपके जो रिक्वेस्ट है आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है, एंड कंट्रोल सिस्टम के आपको जो दिक्कतें जा रही है, ठीक है, उसके हम लोग काफ़ी मल्टीपल सेशंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि अभी का जो रिसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही थी, इसीलिए हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स के जो सेशंस है हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता ना करें। ओके, तो आई होप दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। अभी हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इज in 200 inductor changes at a rate of 4 ampere per second, what is the voltage across? अगर स्ट्रेंथ है हमारी करंट की, 2 हेनरी का एक इंडक्टर है हमारे पास, वो चेंज हो रहा है 4 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। ठीक है, जो करंट की स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है, एक 2 हेनरी का इंडक्टर है इसमें से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना रहने वाला है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो V क्या आता है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होता है, वो होता है हमारे LdI/dt। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। और V क्या है, हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, L जो होता है हमारा इंडक्टेंस है और DI/dt है चेंज इन करंट। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू LdI/dt। L कितने हैं हमारे पास, 200 का है, और हमारे पास यहाँ पे करंट का चेंज इन करंट कितना है, DI/dt है, वो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 एम्पियर पर सेकंड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज 8 वोल्ट। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे और बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है,
इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 वोल्ट। उसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा 8 वोल्ट। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्रहेंसिव जिस टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस का जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस में, ठीक है, पेपर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कॉम्प्रहेंसिव आपको क्वेश्चंस का प्रिपरेशन के लिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करता रहता हूँ। तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रह सकता। ठीक है, ये मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, क्योंकि आपके बेसिक्स अगर क्लियर होते तो आप किसी तरीके से भी क्वेश्चंस आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं 30 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा सकते हैं, बट लेकिन इस तरीके से आपके सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रिलेटेड थ्योरी रहते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। एक ऐसा सर्किट जिसका प्रॉपर्टी या फिर जिसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है उसके डायरेक्शन से, उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कहते हैं, बायलैटरल कहते हैं, लीनियर कहते हैं, फिर नॉन लीनियर कहते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिलैटरल किसको कहते हैं, बायलैटरल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर किसको कहते हैं। देखिए मैं बता दूँ, यूनिलैटरल सर्किट मतलब जिसमें हमारा करंट जो है, ये मैंने काफ़ी बार समझाया एसएससी के क्लास में, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और ये आपने देखा होगा कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे डायोड के अंदर। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ही जाके हमारा इसमें से करंट फ्लो होता है, अगर रिवर्स बायस है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल सर्किट। मतलब अगर वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिलैटरल सर्किट। ठीक है, देन फिर हमारे पास में बायलैटरल सर्किट आता है। इसमें क्या होता है, बाय दैट मीन्स बोथ, अगर हमारा बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बायलैटरल सर्किट। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, हमारा इंडक्टेंस हो गया और हमारा कैपेसिटेंस, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए बायलैटरल सर्किट्स के। देन हमारे पास में लीनियर सर्किट आता है। ठीक है, लीनियर सर्किट मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पैरामीटर जो है वोल्टेज और करंट के साथ में चेंज नहीं होते। जैसे कि दैट मीन्स अ लीनियर एलिमेंट इन वन हुज पैरामीटर डू नॉट चेंज विद द वोल्टेज और करंट। ठीक है, दैट मीन्स रजिस्टर हो गया, हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर। और नॉन लीनियर एलिमेंट मतलब कि जिसके जो पैरामीटर होता है वो चेंज होता है हमारे वोल्टेज और करंट से। दैट मीन्स होमोजेनिटी या फिर हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, जैसे कि हमारे डायोड या फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, वो आते हैं हमारे नॉन लीनियर सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, अ सर्किट हुज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। जिसका डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन पे चेंज होता है तो वो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यूनिलैटरल सर्किट ही कहेंगे। दैट मीन्स अगर हमारा डायोड से इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर करंट इस तरीके से फ्लो होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी इसकी चेंज होगी, पहले तो ये ऑन स्विच था, देन फिर ऑफ स्विच हो गया। दैट मीन्स उसके डायरेक्शन ऑफ करंट से इसका ऑपरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए यूनिलैटरल सर्किट। आई होप आपको उसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ohms एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 ohms एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंडक्टर है मान लो, जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 5 ohms का, कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और उसी का अगर हम लोग 6 ohms का रेजिस्टेंस है वो आता है हमारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसको अगर हम लोग हीटअप करते तो, ठीक है, इसको अगर हम लोग हीटअप करते तो इस केस में हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कोएफिशिएंट वाला जो एक फैक्टर है, जो एक हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना होगा आपको कि उस तरीके से किस तरीके से उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। ठीक है, हम लोग इसको पहले तो इरेज कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, वो होता है हमारा आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, तो इस केस में आर ऑफ टी जो है हमारा ये फाइनल रेजिस्टेंस है जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। आर नॉट जो आता है ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस आता है। अल्फा जो है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है, और डेल टी जो है हमारा ये चेंज इन द टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कौन सा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। करेक्ट, ओके, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। करेक्ट, ये तो हो गया अभी हमारा फॉर्मूला। ओके, इसमें हमारे पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यहाँ पे निकाला है, तो हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अगर हमारा R0 है, ठीक है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमारा जो है आर ऑफ टी है। ठीक है, जो कि है हमारा 5 ohms का।
ठीक है। तो आर ऑफ टी का इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, तो वो क्या है, आर ऑफ टी फाइनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 ओम्स का, आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर है 1 प्लस अल्फा इंटू 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए आर ऑफ टी कितना है हमारे पास 6 ओम्स का है, कितना टेम्परेचर था उसका, फाइनल टेम्परेचर 100। ठीक है, तो इस केस में सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेम 6, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 6 इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते, डिवाइड कर लेते हैं हम सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन से। 6/5, देखिए 6/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100 अपॉन R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50। ठीक है, तो इस केस में आपको R0 का वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5, दैट मीन्स 1/5 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है 0.2, तो 6/5 का कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 इसको हम लोग सॉल्व कर देते, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 50 अल्फा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ये 1.2 प्लस इस 1.2 से अगर 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 60 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। तो अल्फा का इसमें जो वैल्यू आता है, जो अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो आएगा हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आ गया अल्फा का वैल्यू। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो R0 पे अगर कोई भी एक इक्वेशन लेते, मान लो ये इक्वेशन है हमारा, इस पे अगर हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो यहाँ पे R0 का वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि हमने ये एजम्पशन यहाँ पे लिया था, यहाँ पे कितना हमें हमारा रेजिस्टेंस था, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो ये तो सबसे पहले हमें इरेज करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को एक ही बारी से, एक क्वेश्चन अगर हम लोग एक बार ही भी करते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते तो हमको वो सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, हम इसको अच्छे से इरेज कर देते। अभी हम लोग यहाँ पे फाइनल इक्वेशन, आई चेंज दिस कलर लाइक टू ग्रीन, 5 इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे अल्फा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.005 इंटू 50। ओके, इसको आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.25 इंटू R0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो R0 का वैल्यू आ जाए जो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आ जाएगा 4 ओम्स का। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ 4 ओम। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है हमारा, जो रेजिस्टेंस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो है हमारा 4 ओम्स का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको समझ में आएगा। ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा, आपको सारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टी की बात करते हैं कभी कभी, तो इसमें ये भी बात ध्यान में रखिएगा, फाइनल टेम्परेचर डेल्टी का करते थे और टी फाइनल माइनस टी आप इनिशियल कर सकते हो, इसका आप डेल्टी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको आने वाले कॉन्सिक्यूटिव सेशंस में आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, सो देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the length of a wire required for an electric radiator to dissipate 1 kilowatt when connected to a 230 volt supply if a coils of the radiator are made of wire 0.5 mm in a diameter having a resistivity of 60 ohm centimeters। ठीक है, यहाँ पे पावर डिसिपेटेड 1 किलोवाट की बात कर रहा है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है हमारे पास 1 किलोवाट, वोल्टेज कितना गिवन है हमारे पास 230 वोल्ट्स गिवन है। और अगर हम लोग हमारे पास डायमीटर की बात करते हैं तो कितना है, इफ कॉइल्स ऑफ द रेडिएटर आर मेड ऑफ वायर 0.5 mm डायमीटर बोल रहे तो 0.5 mm करेक्ट। उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी हम लोग किसको मेजर, किसमें मेजर करते हैं, रो इज इक्वल टू 60 माइक्रो ओहम्स सेंटीमीटर्स में। करेक्ट, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, P इज इक्वल टू V²/R। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R विल बी इक्वल टू V²/P। तो V² कितना है हमारे पास 230 स्क्वायर इंटू P कितना है 1 किलोवाट, 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा किलोवाट्स में, अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटू वाट, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। ओके, तो इसमें जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 52.9 ओम्स का। ये तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। हमें क्या पूछा गया कि
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ वायर। अभी आपको पता है रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, करेक्ट। ओके, और ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉइल का डायमीटर गिवन है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रेस करनी पड़ेगी, आप ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा। आर का जो वैल्यू है 52.9, आर इज इक्वल टू 52.9, ये यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। और आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए, ठीक है। आई चेंज द कलर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो का हमें वैल्यू भी गिवन था, करेक्ट। रो का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर्स का, करेक्ट। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा सर्कल का वो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 52.9 इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे एरिया में जो हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो 4 है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और रो का वैल्यू जो है हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, देखिए 60 ओम्स माइक्रो ओम्स सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे 4 इंटू, ये देखिए ये 4 न्यूमरेटर में चला गया, 4 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो ओम से, इसलिए -6 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर्स को हमने कन्वर्ट किया, इंटू यहाँ पे एल का आ जाएगा, ठीक है। एल हाईलाइट दिस, यही तो हमें निकालना है, एल अपॉन हमारे पास में क्या आ जाएगा πd², ठीक है, पाई इंटू d²। तो इस केस में d का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसमें इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते। ओके, तो d का वैल्यू हमारे पास कितना था 0.5 mm में है, तो इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे -3 और इसका स्क्वायर फिर से, ठीक है। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हो, यू विल गेट L इज इक्वल टू 17.311 मीटर्स। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 1731। तो ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1732 सेंटीमीटर। देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स इज 0.5 जूल्स। What will be the stored energy if the number of turns is doubled and the current is half? एक जो एनर्जी स्टोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड में एक सोलोनाइड में, एक सोलोनाइड मतलब क्या, ये एक इंडक्टर है, किसी कोर के ऊपर हमने क्रॉस कोर के ऊपर वाउंड किया हुआ है इंडक्टर, ठीक है। उसमें करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर्स का, और जो एनर्जी है वो है 0.5 जूल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया और करंट को हाफ कर दिया तो स्टोर्ड एनर्जी पे क्या इसका इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड होनी चाहिए कि आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर का फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो आता है हमारा E=12 करेक्ट। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ई जो है एल जो है हमारा इंडक्टेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाता है और करंट हाफ हो जाता है तो क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाता है, I1, जो अगर I1 इनिशियल करंट है तो ये 2, ये फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स L2 जो है हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L1, करेक्ट, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया। तो यहाँ पे L जो है अगर हमारा n² से डिपेंड करते हैं तो L2 जो है हमारा 4 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हमने कंडीशन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो हमारी स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी हाफ 4L1 I1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स विच विल बी इक्वल्स टू हाफ Li L1 I1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5 जूल, ठीक है। ओके, दैट मीन्स हाफ ऑफ L1 I1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.5 जूल्स, क्योंकि Li स्क्वायर का ही हम लोग क्या निकलते हैं, जूल्स में हम लोग उसको निकलते हैं। जो हम लोग हमारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड, वो हाफ Li स्क्वायर से हम लोग निकालते। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5 जूल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, जो स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी थी तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने डबल कर दिया और करंट उसको हाफ कर दिया। तो आपको पता है जो अगर हमारा इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, और इस केस में जो स्टोर्ड करंट है हमारा वो हमने इसमें हाफ कर दिया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने एक इक्वेशन बनाया जिसमें आपका हमारा फाइनल वैल्यू है 0.5 जूल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6।
अ बैटरी हैड अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 30 एम्पियर्स एंड ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट. इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms, द पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब इज. क्वेश्चन क्या है, आपको अच्छे से हिंदी में समझा देता हूँ. एक बैटरी का शॉर्ट सर्किट करंट है 30 एम्पियर और उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 24 वोल्ट. अगर बैटरी हमारी कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक बल्ब से जिसका रेजिस्टेंस है 2 ohms का, तो पावर डिसिपेट कितना होगा बल्ब से करंट. VOC का वैल्यू हमारे पास गिवन है इस केस में. VOC विल बी इक्वल टू 24 वोल्ट. ओके. ISC का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 एम्पियर्स का है. करेक्ट. ओके. और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, RIN अगर हम लोग निकालते वो हो जाएगा हमारा VOC अपॉन ISC विच विल बी इक्वल टू 24/30. तो इस केस में हमारे क्या आ जाएगा, 0.8 जो है हमारा RIN हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा. ठीक है. तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका ऑलरेडी एक जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब का 0.2 इसका 2 ohms का रेजिस्टेंस है और उसमें हमारा ये 0.8 ऐड हो जाएगा. अगर हम लोग इसमें 2 ऐड करते तो 2.8 ohms का जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट उसमें हो जाएगा. ठीक है. उस केस में करंट कितना फ्लो होगा, I विल बी इक्वल टू V/R. वोल्टेज कितना है हमारे पास 24 वोल्ट. इसको हम लोग टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे. ठीक है. क्योंकि जो हमारा बैटरी और इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस तो 2 ohms था और हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्ट देखो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट. तो इस केस में ये जो सर्किट का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इसलिए निकाला कि टोटल पावर डिसिपेटेड हमें यहाँ पे निकालना होगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे पूछा गया इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब द पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब इज, ये हमें यहाँ पे पूछा गया था. ठीक है. यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम रहेगा. प्लस माइनस ये आपका वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट. ओके. ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये तो हमने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर लिया और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 2 ohms का है और ये भी हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकाला 0.8 ohms का. ठीक है. तो ये हो गया आपका बल्ब. ठीक है. तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते 2.8 से तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. तो करंट आ जाएगा यहाँ पे 8.57 एम्पियर्स अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. सिंपल है. अभी हमारे पास पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब हम लोग निकाल पाएंगे I² इंटू R. ठीक है. I² कितना है हमारा. अब इस केस में रेजिस्टेंस जो लेना है वो सिर्फ आपको बल्ब का लेना है. ठीक है. क्योंकि हमने करंट निकाला, पावर डिसिपेट हम लोग पता है पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं, I² इंटू R या फिर हम लोग V²/R से निकाल देते. ठीक है. काफ़ी स्टैंडर्ड फार्मूलाज है. तो I² कितना है हमारे पास 8.57² इंटू R, दैट मीन्स 2 ohms का. इससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस केस में हमारे पास 147 अप्रॉक्सीमेट इसका करेक्ट पावर डिसिपेशन आ जाएगा. ठीक है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. आपको बता दो, देखिए आपने 8.57² भी नहीं लिया, फिर 9² भी लिया, 9² इंटू 2. तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है क्लोज टू इसके जो करेक्ट वाली आती है उसके करीबन. ठीक है. सो दैट आपके कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी. ऑप्शन इस केस में डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है. बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस इज नोन एज. ससेप्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिएक्टेंस. ओके. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. एडमिटेंस किसका रेसिप्रोकल है, वो है हमारे इम्पिडेंस का. ससेप्टेंस हमारे रिएक्टेंस का है. ओके. और कंडक्टेंस है हमारा रेजिस्टेंस का. ओके. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए काफ़ी चुटकी में सॉल्व हो सकता है. विदाउट पेन पेपर सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बाय अप्लाइंग 60 वोल्ट एट टर्मिनल A एंड B. अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 60 वोल्ट का हम लोग यहाँ पे सोर्स अप्लाई करते हैं तो ठीक है, इस केस में करंट कितना फ्लो होगा यहाँ पे आए. देखिए सिंपल है, अगर आपके एनालॉजी और कंसेप्ट क्लियर है तो आपको उसको हार्डली 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. 20, 40 और 20 ये सीरीज़ में कनेक्ट है. करेक्ट. सीरीज़ में कनेक्टेड होने के कारण इसका जो टोटल रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा 20 + 40 60 + 20 इसमें हो जाएगा 80. ओके. ये नया रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 80 ohms का. अब यहाँ पे ये भूल जाओ, ये डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है. ये भी आपका करंट. ठीक है. अब ये 80 और ये 80 ये कुछ इस पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है. तो आपको पता है अगर दो सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग उसको सीधा सीधा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे. ठीक है.
80 इंटू 80/80 से करने से बेटर यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 40 ओम्स का, ठीक है। 40 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये अभी हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट। अब आप यहाँ पे जो 80 ओम्स का यहाँ पे 40 ओम्स को मान लो। अभी आप यहाँ पे अगर इस सर्किट को छोड़ के अगर आप देखते हो, ये कट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 20 प्लस ये 40 प्लस ये 20 सिमिलर सर्किट आ जाएगा। कितना 80 ओम्स का यहाँ पे सेम पैरेलल में 80 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, फिर ये 80 और 80 पैरेलल में आ जाएगा। 80 और 80 पैरेलल कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 40 ओम्स का आ जाएगा, ठीक है। 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60 ओम्स का हमारा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल है इस ए और बी के अक्रॉस में। और अगर आप मुझे बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर V इज टू आई इंटू आर है, तो हमारा वोल्टेज अगर हम लोग यहाँ पे 60 वोल्ट का है और इस टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वही हमारा 60 ओम्स है, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा 60/60 1 एम्पियर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पेन पेपर विदाउट पेन पेपर भी आपको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बेसिक से मैंने समझाने का ट्राई किया, ठीक है। ये तीनों भी रेजिस्टेंस में थे, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे, फिर इसके पैरेलल में आ गए, फिर ये हमने निकाल दिया, फिर इसके पैरेलल में आ गया, फिर आपने इसका एडिशन कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया वोल्टेज से। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए गाइस, मैं बता दूं आपको कि जो आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं बता दूं जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो काफ़ी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आते हैं। मैं बता दूं काफ़ी उनके करेक्ट भी रहते हैं। अगर हमारे 150 क्वेश्चन है तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 140 प्लस इसके अटैम्प्ट करके आते हैं, 150 भी कुछ स्टूडेंट्स उसमें अटैम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मैं बता दूँ आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। एक्यूरेसी के साथ आप अटैम्प्ट करके आते हैं तो जो आपका बेसिक सिलेक्शन होता है ना, ये जे और रीजनिंग आपको दिलाता है, ठीक है। मान लो जो एक स्टूडेंट 140 प्लस अगर आपके करेक्ट करके आता है तो मान लो अगर उनके निकलते हैं करेक्ट अराउंड 120 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सेम स्टूडेंट यहाँ पे 125 या फिर 120 अगर हमारे दो टेक्निकल सेक्शन, बट एक स्टूडेंट ने यहाँ पे जनरल एंड रीजनिंग में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर दिया, +20 या फिर 30 मार्क्स इसमें कवर कर दिया, और एक स्टूडेंट के सिर्फ 10 मार्क ही स्कोर पाए। हालांकि दोनों ने सेम टेक्निकल सॉल्व किया, बट इस बंदे का सिलेक्शन डेफिनेटली होना है। और ये डिपेंड करता है हमारी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और रीजनिंग के से एक्यूरेसी पे, ठीक है। तो ये इसके जो सेशन है आपको मिस नहीं करना है, आपकी जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिनों में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। माइका इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइका जो है हमारा इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है या फिर इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटिंग है या फिर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा जो माइका है हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड फेराइट आर यूज फॉर मेकिंग। हार्ड फेराइट जो है हमारे किसके लिए क्या बनाने के लिए यूज़ में आते हैं? लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हार्ड फेराइट हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ पॉसिबल पोलैरिटी, टू चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी हैविंग अ 1 कूलम ईच व्हेन प्लेस्ड एट 1 मीटर्स। यहाँ पे क्या बोला गया है? दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है। इस केस में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पूछा गया है, ये दोनों भी 1 मीटर के डिस्टेंसेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारा कूलम्स लॉ ही है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो हमारा रहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। और जो फोर्स रहता है हमारे पास F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना। तो हमारे पास क्या आता है इसका फाइनल इक्वेशन, F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। तो K का जो कांस्टेंट रहता है ये हमारा रहता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा तो इस केस में क्या है, क्या हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, F विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 πε0 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। r कितना था 1 था, डिस्टेंस कितना था 1 मीटर्स का, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 1/4 πε0 इंटू 1 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसी का वैल्यू जो ε0 का और 4 पाई इसका इक्वेशन का वैल्यू आता है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बेसिकली यही हमारा कूलम्स लॉ है। व्हेन टू चार्जेस पार्टिकल ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक भी करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ ईच of the conductor infinitely long and carrying a current of 1 ampere is separated by a distance of 1 meter in a vacuum in force of each conductor infinitely long carrying a current 1 ampere। एक फोर्स ऑफ कंडक्टर्स जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर्स का, डिस्टेंस है 1 मीटर का, वैक्यूम में कितना रहेगा, फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट की गई है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा ना हमारे पास दो वायर्स में, जिसमें अगर दो करंट फ्लो हो रहे होंगे I1 एंड I2, और वो डिस्टेंस 1 मीटर से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वैक्यूम के अंदर है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, F/L इज इक्वल टू μ0 इंटू I1 इंटू I2 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू डी। ठीक है, तो μ0 जो आती है हमारी, ये आती है हमारी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हम लोग कैसे निकलते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये तो हो गया हमारी μ0 की वैल्यू। करेक्ट, इसमें हमारे पास दोनों इसमें करंट कितना है हमारे पास 1 एम्पियर्स है। ओके, और डिस्टेंस भी हमारे पास 1 मीटर्स का है, तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, F/L विल बी इक्वल टू μ0 इंटू I1 इंटू I2 अपॉन ट्वाइस पाई डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू 1। करेक्ट, तो हम लोग सारे वैल्यूज निकाल पाएंगे। 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का ये इसके ऊपर फोर्स रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। टू इनकैंडेसेंस बल्ब ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट्स 100 वाट 230 वोल्ट 50 वाट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस द मेन्स, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन। देखिए सिंपल है, एल्यूमिनेशन का जो टॉपिक लिया था मैंने, ब्राइटर बल्ब डार्कर बल्ब, उसमें तो ये सारे क्वेश्चन हमने इसी तरीके से 10 से 15 क्वेश्चन कवर कराए। उसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको आता है। 100% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में, JEE लेवल के जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। इसमें अगर हमारे पास 2 बल्ब है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 बल्ब है हमारे पास। ठीक है, और उसके रेटिंग कितने हैं, 230 वोल्ट 100 वाट, और इसमें 230 वोल्ट 500 वाट, इसमें हमने सप्लाई में कनेक्ट कर दिया, सप्लाई में इसमें। ठीक है, उस केस में हमारे पास में 100 वाट का जो है बल्ब ये ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि जो पावर डिसिपेशन रहता है तो वो आपको पता है रेजिस्टेंस कितना है, कम रहेगा, किसका कम रहेगा, इसी का 100 वाट का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R विल बी इक्वल टू V²/P हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो 100 वाट का रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा रहेगा 500 वाट का, 500 वाट का रेजिस्टेंस कम रहेगा। सॉरी टू से, यहाँ पे मैंने 100 बोल दिया था, तो 500 वाट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स काफ़ी कम रहेगा। बेसिकली 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है हमारा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 500 वाट बल्ब। तो उस केस में जो टोटल करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर, तो I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R टोटल, इस बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस इस बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेम करंट अगर ईच बल्ब से पास होता है तो 100 वाट वाला बल्ब जो ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि करंट तो 500 वाट के लिए जितना कंज्यूम कर रहा है वो सेम करंट सीरीज में है, इसलिए हम इसमें से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे डिसिपेशन ज़्यादा होगा 100 वाट का। ठीक है, तो इसलिए हमारा 100 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फ्लोज फॉर 4 मिनट, देन फाइंड अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड। अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 4 मिनट के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर यहाँ पे हमें पूछी गई है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इंटू टी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर जो होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज, और हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, Q से हम लोग। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, Q है, और उसका जो यूनिट क्या है हमारा कूलम्स है। हम लोग कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, करंट तो 10 एम्पियर्स का है, और टाइम कितना है 4 मिनट्स को, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 240 सेकंड्स इसका वैल्यू आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 एम्पियर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 240 से, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2400 कूलम। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर 2400 कूलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फॉर द ग्राफ शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पर डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारे पास आर रेफरेंस का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 30 ओम्स का, ठीक है। ये आर रेफरेंस कितना है हमारे पास, 30 ओम्स का, करेक्ट। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है हमारे पास, 60 ओम्स का। इस आर का वैल्यू कितना है, 60 ओम्स का, ठीक है। टी रेफरेंस का हमारे पास वैल्यू कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख पा रहे होंगे। एंड जो है हमारे पास टोटल टेम्परेचर है टी इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एज वी नो आर विल बी इक्वल टू आर रेफ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी रेफ, जो मैंने आपको सेम फॉर्मूला बताया। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर विल बी 60 विल बी इक्वल टू 30 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा का ही वैल्यू हमें सबसे पहले तो निकालना है। टी माइनस टी रेफरेंस, तो टी कितना है हमारे पास, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 माइनस 0, करेक्ट। इस इक्वेशन से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आएगा आपका 0.06 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सेम मैंने रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट 3 क्वेश्चन यहीं पे हमारे सेशन के अंदर कवर हो जाएगी। अगर इस तरीके से ग्राफ का भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसी मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डेल टी, ठीक है। यहाँ पे डेल टी का यूज़ हुआ, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ 12.25 into 10^16 electrons passes through a conductor in 1 seconds, then how much current in milliamperes will flow through it? अगर हमारा 16.25 into 10^16 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड्स के अंदर, तो उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गिवन है, टाइम भी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या निकालते हैं हम लोग, I इंटू टी, करेक्ट। तो I विल बी इक्वल टू Q बाय टी, क्या हो जाएगा हमारा NE इंटू अपॉन टी। तो N क्या है हमारा, बेसिकली जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमारे पास N का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन्स 12.25 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टी कितना है 1, इसको आप सॉल्व कर ले तो यू विल गेट 19.7 या फिर 19.6 मिली एम्पेयर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा थे लेकिन काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, अ बिल्डिंग हैज़ अ 3 floors, each floor has 4 fans 50 watt that operates for 12 hours a day, and 3 floors have a 3 air conditioner of 3000 watt that operates for 2 hours per day in the month of June. Determine the energy consumption in kilowatt hour of the building in June. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैंस कितने हैं हमारे पास, 3 फ्लोर है, ठीक है। 3 फ्लोर के अंदर ईच फ्लोर में 4 फैन है, यहाँ पे 4 फैन और यहाँ पे 4 फैन है। दोनों उसका रेटिंग कितना है, 50 वाट है, ठीक है। इसमें एयर कंडीशनर भी उन्होंने लगा के रखा है, ठीक है। ईच एंड 3 एयर कंडीशनर ऑफ 3000 वाट, ठीक है। 3 एयर कंडीशनर हमारे पास में 3000 वाट के। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैन कितने हो गए, 3 इंटू 4, 3 फ्लोर्स के लिए और 4 फैंस ईच, तो 12। ओके, 50 वाट का एक है, इंटू हमें 12 करना पड़ेगा पर डे 12 आवर्स के लिए, तो 50 इंटू अगर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स 50 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 50 वाट के बल्ब है और वो ऑपरेट कर रहे हैं 12 आवर्स पर डे के लिए, ठीक है। और टोटल एनर्जी बाय कंप्लीट पूरे फैंस से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 12 फैंस को मिलाते 12 इंटू 50 इंटू 12, दैट मीन्स 7.2 किलो वाट आवर। ये तो हो गया हमारा सिर्फ फ़ैन का लोड। टोटल एयर कंडीशनर कितने हैं हमारे पास, 3 एयर कंडीशनर है, ठीक है, उसका भी हमें ऐड अप करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, 2 घंटे के लिए पर दिन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3000
3 एयर कंडीशनर है, 3000 का उसका रेटिंग है और यहाँ पे 2 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, 18 किलोवाट, और ये हमारा एयर कंडीशनिंग का कंजम्पशन आ गया। दैट मीन्स 7.2 प्लस 18 7.2 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब सम करते हो तो कितना आ जाते हैं 25.2 किलोवाट आवर, ये पर इसका डे का अगर आ रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे का हमने निकाल लिया। अगर हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मंथ में, तो यहाँ पे मंथ भी बोला गया है जून है। ठीक है, अगर यहाँ पे जुलाई आता तो आप 31 से मल्टीप्लाई करते, जून कितना डेज का रहता है 30 डेज, तो आपको 30 से मल्टीप्लाई करोगे आप 25.2 किलोवाट आवर से, तो आपको मिलेगा 756 किलोवाट आवर। अगर आपने गलती से 31 सिलेक्ट कर दी तो आपने जितना भी अच्छे से सॉल्व करके रहा, आपका ऑप्शन गलत आ जाएगा और वो आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से मल्टीप्लाई देखना है। जून की बात की गई, आप इंटू 30 करेंगे तो 756 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ अ कॉपर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ इज 2 ohms. A metal of resistivity twice that of copper is coated on its upper surface to a thickness equals to that of a copper strip. The resistance of a composite strip will be. यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, जो रेजिस्टेंस है हमारे स्ट्रिप ऑफ कॉपर, जो रेक्टेंगुलर उसका क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा 2 ohms का। मेटल है हमारे पास जिसका रेजिस्टिविटी डबल है कॉपर का, उसको कोट किया गया अपर सरफेस पे, जिसका थिकनेस है इक्वल टू द कॉपर स्ट्रिप। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है कंपोजिट स्ट्रिप का। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया का, अगर हम लोग उसको R1 एज्यूम कर लेते तो वो है हमारा 2 ohms का। ठीक है, और मेटल जो है हमारा रेजिस्टिविटी का उसका डबल है, कोट किया गया है हमने सरफेस पे, और उसका थिकनेस भी है इक्वल टू द कॉपर स्ट्रिप। दैट मीन्स R2 क्या हो जाएगा 4 ohms। करेक्ट। तो कंपोजिट स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 पैरेलल टू R2, सिंपल है, 2 × 4/2 + 4, 4/3 ohms। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अ पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस कनेक्ट इज, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे 2 इससे ज़्यादा ब्रांचेस मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नोड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जंक्शन क्या है, जहाँ पे एटलीस्ट 3 सर्किट पाथ यहाँ पे मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। ओके, ब्रांच क्या है, जहाँ पे हमारे 2 जंक्शंस को मिलते हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्रांच। ओके, और क्लोज्ड पाथ हमारे पास कॉम्बिनेशन से ब्रांचेस निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लूप। ठीक है, तो इसलिए इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कनेक्टिंग अ पॉइंट ऑफ 2 और मोर ब्रांचेस एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नोड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। The next question is question number 20. A delta connected 3-phase circuit has a 3 equal resistance of 36 ohms in each phase. What will be the value of per phase resistance in ohm of a 3 equivalent star connected circuit? डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में पर रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है 36 ohms का, यहाँ पे हमें स्टार में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा इसका अप्रोच है। स्टार में अगर पूछा गया तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 1/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 3 हम लोग करेंगे तो इसका ईच लेग का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 12 ohms का। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर आपको स्टार टू डेल्टा करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, मैंने काफ़ी बार आपको बताया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सर्किट है, इक्वल रेजिस्टेंस है होने चाहिए यहाँ पे कंडीशन 36 ohm के ईच फेज में, हर एक फेज में यहाँ पे 36 का था। ये अगर आपका डेल्टा का है 36 ohm का यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे स्टार में यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, स्टार टू डेल्टा करना है तो मल्टीप्लाई कर देना 3 से, डेल्टा टू स्टार है तो 1/3 से, डेट मीन्स डिवाइड बाय 3 से करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन ऑफ यूपीपीसीएल जी। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आई विल सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट जिनका मैं नाम में मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँगा एज यूजुअल। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव अ लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इसमें जो 4 ऑप्शन है इसका आपको करेक्ट आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग के भी सेशंस आपको जाके देखने होंगे। ठीक है, उसका जो अपडेट पाने के लिए मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, Kochify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे। आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसके सारे लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे नए चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।